Hello everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का 4th चैप्टर क्लाइमेट यानी जलवायु। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लाइमेट का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वेदर और क्लाइमेट को एक दूसरे से अलग किया जाता है, किस प्रकार से वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस पाया जाता है। फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उसको देख लेना। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट में हम करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक यानी फैक्टर रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, और सेकंड आता है वायुदाब और पवन संबंधी कारक यानी फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। फर्स्ट हम देखेंगे स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। उसमें फर्स्ट आता है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक मेजर फैक्टर है भारत की जलवायु को इफेक्ट करने वाला। देखिए अक्षांश में क्या होता है। अक्षांश सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, भारत किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड पे लोकेट है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और उसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर इंडिया लोकेट है। जो कर्क रेखा है वो पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखिए जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये आता है नॉर्थ वाला और ये आता है साउथ वाला। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कर्क ये वाली है कर्क रेखा यानी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। इस प्रकार से भारत का जो उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है और कर्क रेखा के दक्षिण में जो पार्ट है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। देखिए जो ये नॉर्थ वाला एरिया है, इस कर्क रेखा से जो ये ऊपर वाला एरिया है ये पड़ता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध में यानी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में, और ये जो हमारा साउथ वाला पार्ट है ये पड़ता है हमारा उष्ण कटिबंध में यानी ट्रॉपिकल जोन में। इस तरह से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नदर्न वाला पड़ता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध में और ये साउथ वाला पड़ता है हमारा उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करते हैं। देखिए यहाँ से जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ से जाती है इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर के पास होती है सारा साल गर्मी, भूमध्य रेखा के पास क्या है सारा साल ऊंचे तापमान पाए जाते हैं। इस तरह से अगर भूमध्य रेखा पर गर्मी होती है तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या है सारा साल ऊंचा तापमान पाया जाता है, और जो दैनिक और वार्षिक यानी जो डेली और एनुअल जो वेरिएशंस है टेम्परेचर के वो बहुत ही कम हमें अनुभव होते हैं, कम पाए जाते हैं यहाँ पर। अगर हम नॉर्थ वाले पार्ट की बात करें तो ऊपर वाला है शीतोष्ण कटिबंध। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और ऊपर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर लो होता चला जाएगा। इस तरह से शीतोष्ण कटिबंध में जो है दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है, एनुअल और डेली वेरिएशंस टेम्परेचर के बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और वहां पर जलवायु जो है बहुत विषम पाई जाती है। लोकेशन और रिलीफ में नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा हिमालय पर्वत यानी हिमालय माउंटेन। उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक का कार्य करता है। देखिए हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को किस तरह से इफेक्ट करता है। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को 2 तरह से इफेक्ट करता है। फर्स्ट आता है कि हिमालय पर्वत भारत को उत्तरी पवनों से बचाता है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के पास पैदा होती हैं। देखिए उत्तरी पवनें होती हैं जो नॉर्थ पोल पर यानी उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सर्कल के पास जो पैदा होती हैं वे होती हैं उत्तरी पवनें। ये पवनें बहुत ठंडी होती हैं, इनको नॉर्थ कोल्ड विंड भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत देखिए जैसे
ये यहाँ पर है हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत है हमारा इंडिया पड़ता है एशिया महाद्वीप में, यानी एशिया कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में इंडिया पड़ता है। हिमालय माउंटेन इधर ऊपर से आने वाली ठंडी पवनों से, यहाँ पर जो ये ठंडी पवन इंडिया में एंट्री करती है, एंट्री करने से पहले हिमालय पर्वत यहाँ पर एक दीवार के रूप में अड़ जाता है। इस तरह से ऊपर से आने वाली ठंडी पवनों को हिमालय पर्वत इंडिया में एंट्री नहीं करने देता, उनको यहीं पर वो ब्लॉक कर देता है। इस तरह से हिमालय पर्वत भारत को साइबेरिया यानी आर्कटिक सर्कल से आने वाली उत्तरी पवनों से भारत की रक्षा करता है। और सेकंड क्या है, दूसरा हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। देखिए जो यहाँ से दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, जो केरला की तरफ से आता है, जब ये मानसून पवनें यहाँ पर जाती हैं, यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, हिमालय पर्वत इन पवनों को उधर नहीं जाने देता, यानी हिमालय से पार नहीं होने देता। तो जितना भी जो प्रेसिपिटेशन है, जितना भी जो वर्षा है, वो कहां पर होती है, इंडिया के अंदर ही होती है। इस तरह से एक तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी पवनें और एक इधर नीचे से दक्षिण पश्चिम मानसून से जो हमारी वर्षा होती है, वो हिमालय से इधर ना होकर सारी इधर होती है। इस तरह से इन दो तरह से हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है जल और स्थल का वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। देखिए भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर और उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है। जो हमारा इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, इंडिया का साउथ वाला पार्ट 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, यानी हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय पर्वत है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। देखिए जो हमारी लैंड बॉडी है, लैंड बॉडी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो हमारी वाटर बॉडी है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब विकसित हो जाते हैं। देखिए जब स्थल और जल जब ठंडे और गर्म होते हैं, उस टाइम पर वहां क्या होता है, एयर प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। और एयर प्रेशर जब वहां पर क्रिएट हो जाती है तो फिर क्या होता है, वहां की जो विंड होती है उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। उस चेंज के कारण फिर क्या होता है, वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। जब उनकी विंड डायरेक्शन, विंड की जो मूवमेंट होती है, उनका ट्रांसफर होता है, उस टाइम पर जो मानसून पवने हैं उनका रिवर्सल हो जाता है, यानी उत्क्रमण हो जाता है। देखिए स्थलीय और जलीय भाग किस तरह से गर्म और ठंडे होते हैं और कैसे वहां पर एयर प्रेशर क्रिएट होता है, अब यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये है हमारी लैंड बॉडी और ये है हमारी वाटर बॉडी। यहां पर आ जाएगा सन। डे टाइम पर सन की रेज लैंड बॉडी पर भी पड़ती हैं और वाटर बॉडी पर भी पड़ती हैं। देखिए जो हमारी लैंड बॉडी है, जो हमारा स्थलीय भाग है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। इट गेट्स हीटेड अप फास्टर एंड कूल्स फास्टर। और ये जो वाटर बॉडी है, जो हमारा जलीय भाग है, वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, जैसे सन की रेज लैंड बॉडी पर पड़ी, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर कम है, जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां पर आता है हमारा लो प्रेशर, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर पड़ता है हमारा हाई प्रेशर। देखिए लो प्रेशर कैसे पड़ता है, यानी निम्न वायुदाब कैसे पड़ता है। जो सन की रेज जब हमारी लैंड बॉडी पर पड़ती है तो वहां क्या होता है, जो स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होने के चक्कर में जो उसके ऊपर हवा चलती है, जो विंड चलती है उसके ऊपर, वो भी जल्दी गर्म हो जाती है। जब हवा गर्म हो जाती है, वो गर्म होकर क्या होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो क्या हो जाएगा, वहां पर लो एयर प्रेशर हो जाएगा। और ये जो वाटर बॉडी है वो देर से गर्म होती है, और देर से गर्म होने पर क्या होता है, यहाँ पर जो विंड है वो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और जो हमारी सरफेस विंड है वो कहां से कहां पर चलती है, सरफेस विंड चलती है हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ।
सरफेस विंड जो हमारी स्थलीय पवनें होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। देखिए यहाँ पर है हाई प्रेशर दिन के टाइम पर और यहाँ पर है लो प्रेशर, तो जो हमारी पवनें है वो कैसे चलेंगे, वो इस डायरेक्शन में चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। इनको बोला जाता है सी ब्रीज। ये जो दिन के टाइम पर पवनें कैसे चलती हैं, समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। अगर हम नाइट का देखें तो रात को ये जो सिचुएशन है बिल्कुल उल्टी हो जाती है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। जब रात होती है उस टाइम पर क्या होता है, लैंड बॉडी जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी ठंडी होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर क्रिएट होता है नाइट के टाइम पर और यहाँ पर होता है लो प्रेशर, क्योंकि ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है और जो वाटर बॉडी है वो देर से ठंडी होती है। इसका मतलब जो वाटर बॉडी है वो रात के टाइम पर गर्म है और लैंड ठंडी है, तो यहाँ पर हो जाएगा रात के टाइम पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर। तो विंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। विंड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, विंड चलेंगी स्थल से समुद्र की तरफ, इनको बोला जाता है लैंड ब्रीज। तो इस तरह से जो हमारी हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनता है वो इस तरह से बनता है और जो पवनों की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो जो लैंड बॉडी और वाटर बॉडी है, लैंड बॉडी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है और जो वाटर बॉडी है, जो हमारे जलीय भाग है, वो देर से गर्म और देर से ठंडे हो जाते हैं। और इस तरह से जो हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो सारा यहाँ पर क्रिएशन है वो इस तरह से क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है समुद्र तट से दूरी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सी कोस्टल। इसमें क्या होता है, ये कैसे भारत की जलवायु को इफेक्ट करता है। देखिए, लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। मतलब भारत की जो कोस्टल लाइन है वो बहुत लंबी है, उसके कारण क्या है, जो तटीय प्रदेश है यानी जो कोस्टल पर जो स्थित जो हमारे रीजन है, उन रीजन में समकारी जलवायु पाई जाती है। मतलब ना तो वहां पर गर्मी होती है ना वहां पर सर्दी होती है, पूरा साल एक जैसी क्लाइमेट वहां पर, वेदर क्लाइमेट वहां पर पाया जाता है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। जो इनर वाले पार्ट्स हैं, इंडिया के इनर वाले जो रीजन्स हैं, उसमें क्या होता है, जो समकारी जलवायु होती है उससे वो वंचित रह जाते हैं। मतलब भारत के अंदरूनी भागों में जलवायु समकारी ना होकर कैसी है, विषम जलवायु है। वहां पर सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। यही कारण है मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। देखिए, जो हमारा कोस्टल रीजन है, जैसे मुंबई को ले लो या कोंकण तट को ले लो, यहाँ पर समकारी जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर जो जलवायु की विषमताएं हैं, जो ऋतु परिवर्तन है, जैसे सर्दी गर्मी मानसून, जो ऋतु परिवर्तन है, उनका जो अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो मुंबई या कोंकण तट वाले निवासी नहीं कर पाते, क्योंकि मुंबई और कोंकण तट तटीय प्रदेश है और वहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है, समकारी जलवायु पाई जाती है। दूसरी ओर अगर हम अंदर वाले एरियाज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, अमृतसर है, ये सारे जो एरियाज हैं, इनमें क्या होता है कि मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे अंदर वाले पार्ट है, इंडिया के जो बीच वाले पार्ट है, उसमें क्या होता है, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। वहां पर विषम जलवायु पाई जाती है, ना कि समकारी जलवायु। इस तरह से समुद्र तट से दूरी भी भारत की जलवायु को इफेक्ट करने वाला एक मेजर फैक्टर है। देखिए, नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। देखिए, ये बात तो सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे हम हिल स्टेशन पर, फॉर एग्जांपल हम हिल स्टेशन पर गए हैं, उस टाइम पर वहां का टेम्परेचर कम होगा और उसी टाइम पर अगर हम मैदानी एरियाज का टेम्परेचर देखें तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। एग्जाम्पल देखें हम, जैसे आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, पर जनवरी में अगर हम टेम्परेचर देखें आगरा और दार्जिलिंग का, तो आगरा का टेम्परेचर मिलता है 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का टेम्परेचर मिलता है हमें 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए,
आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही लैटिट्यूड पर है। देखिए लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ये दोनों सेम वर्ड है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। लैटिट्यूड होता है जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं उसको बोला जाता है लैटिट्यूड, और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई ये होता है जैसे हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, आगरा और दार्जिलिंग एक ही लैटिट्यूड पर हैं। फिर भी अगर हम जनवरी का टेम्परेचर देखें तो दोनों के टेम्परेचर में बहुत फर्क है, क्योंकि आगरा इज इन यूपी एंड दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल। जो दार्जिलिंग है वो है हिल स्टेशन, और दार्जिलिंग ऊंचाई होने के कारण यानी ऊंचे स्थान पर स्थित होने के कारण जो दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत कम पाया जाता है एक ही लैटिट्यूड पर स्थित होने के कारण। उसी टाइम पर अगर हम आगरा का देखें, आगरा यूपी में है, मतलब मैदानी एरियाज में है। आगरा का लैटिट्यूड अगर हम देखें तो लैटिट्यूड पाया जाता है 16 डिग्री सेल्सियस, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड का भी हमारे जो भारत की जलवायु है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक ही लैटिट्यूड पर स्थित होने के कारण भी मतलब जो दार्जिलिंग और जो आगरा है वो अलग अलग जनवरी में उनका टेम्परेचर पाया जाता है। लोकेशन और रिलीफ से रिलेटेड लास्ट फैक्टर की हम बात करेंगे, उच्चावच यानी रिलीफ। भारत का भौतिक स्वरूप तथा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति और दिशा, ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। देखिए भारत का पूरा भौतिक स्वरूप यानी भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन हमने पढ़ा है। भारत का जो फिजिकल डिवीजन है मतलब भारत में कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदानी एरियाज हैं। तो अलग अलग स्थलाकृतियों में वहां का तापमान यानी वहां का टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वहां की विंड डायरेक्शन और वेलोसिटी, वहां का स्लोप यानी ढाल, मतलब इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या है प्रभावित करता है भारत का भौतिक स्वरूप और उच्चावच। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल जो है अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, और जबकि इसी दौरान यानी इसी टाइम पर जो पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार है वो पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई पहाड़ी है, यहाँ से जून जुलाई के बीच यानी जून जुलाई में होता है मानसूनी जो हमारी विंड चलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो विंड चलती है, तो ये विंड यहाँ पर क्या है मॉइस्चर से भरी हुई होती है, मतलब इनमें पानी होता है। इस ढाल को बोलते हैं पवन भिमुखी ढाल यानी विंडवार्ड। ये होता है पवनाभिमुखी, मतलब जहां पर पवन सीधे अटैक करती है, यहाँ पर आती हैं। जब ये पवन इधर आने के बाद जब ये ऊपर उठती है तो क्या हो जाता है, इनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की बजाय ये जो पवन जो मॉइस्चर से भरी हुई है ये विंड यहीं पर प्रेसिपिटेशन कर देती है, मतलब यहीं पर इनसे वर्षा हो जाती है। और जबकि यहाँ पर वर्षा करने के बाद जब ये पवन इधर आती है तो इनका मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस ढाल को बोलते हैं हम लीवार्ड। लीवार्ड यानी पवन विमुखी ढाल, ये पवनाभिमुखी ढाल, ये पवन विमुखी ढाल। इस ढाल पर जब ये विंड इधर आती है तो इन पर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता और यहाँ पर बारिश नहीं होती। इसी कारण जो यहाँ पर दिया गया है कि जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ये अधिक वर्षा इसीलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ से विंड यहाँ पर टकराती है, टकराने के बाद जब ये ऊपर उठती है तो इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, और कम होने के बाद ये यहीं पर इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब वर्षा हो जाती है। और जब ये वर्षा करने के बाद ये विंड जब इधर आती है, पवन विमुखी ढालों पर आती है, लीवार्ड पर आती है, तो यहाँ पर मॉइस्चर खत्म होने के कारण यहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती, तो पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से क्या है, भारत का जो उच्चावच है यानी जो ऊंचाई है, उच्चावच रिलीफ जो है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वायुदाब और पवनों से जुड़े कारक कौन कौन से हैं। इसमें क्या क्या आता है, वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण। सेकंड आता है वायुमंडलीय यानी भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु सहनतियों और जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी संचरण। उसके बाद आता है थर्ड, शीतकाल के पश्चिमी विक्षोभों
विदर्भों तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। देखिए, वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारकों को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ये मैंने इसलिए साथ में लिख दिया है ताकि ये इससे अटैच रहे, आप इन दोनों को एक दूसरे से अलग ना देख सके। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।